बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वियर्स मी हसनैन अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन अब्बासी। अच्छा, आज आपके साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले भी थ्योरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई थी, वो अपलोड की थी। आज आपको लेसिस फेयर इकॉनमी का कॉन्सेप्ट डिलीवर करने जा रहा हूँ। मैं जो है वो पॉलिटिकल इकॉनमी की भी वीडियोस बनाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर दफ़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उसने पूछा हुआ होता है। तो आज लेसिस फेयर इकॉनमी समझेंगे और फिर नेक्स्ट के अंदर मैं आपके साथ जो है वो पॉलिटिकल इकॉनमी डिस्कस करूँगा। तो लेसिस फेयर इकॉनमी को समझने के लिए हमारे पास एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो दो जो हैं वो स्कॉलर्स हैं। उनका कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और यही पूछा जाता है पेपर के अंदर भी, ये आपको बताऊंगा। लेसिस फेयर इकॉनमी का आप इस तरह बनाएं चार्ट, ऊपर लिखें लेसिस फेयर इकॉनमी और साइडों पे, एक साइड पे एडम स्मिथ की डिटेल डाल लें, दूसरी तरफ डेविड रिकार्डो की डालते जाएंगे। तो फिर आपका ये चार्ट बन जाएगा और आपको समझ आए, कंपैरिजन भी बन जाएगा और फिर आसानी से समझ भी आ जाएगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा एडम स्मिथ की फ़िलॉसफी के, जो उसने बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, वो उसके अंदर उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है और जो लेसिस फेयर इकॉनमी का दुनिया के अंदर इस वक्त कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है वो इसी का कॉन्सेप्ट है। लेसिस फेयर इकॉनमी क्या है? लेसिस फेयर इकॉनमी की पहले समरी बता देता हूँ। लेसिस फेयर इकॉनमी ये है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी मुल्क की, उसका काम नहीं है। ये एडम स्मिथ ने अपनी बुक के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जो मार्केट होनी चाहिए वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से जो है वो आप कह लें कि फ्री होनी चाहिए। गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोज टू इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ मार्केट। अब जब मार्केट फ्री होगी, गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगी, तो फिर उसको रेगुलेट कौन करेगा? ये चीज़ें आपको समझाऊंगा। दूसरी तरफ डेविड रिकार्डो है, उसका अपना कॉन्सेप्ट है। तो अब एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने सबसे पहली बात की इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट बताया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिपेंडेंटली भी आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज इकोनॉमी के ऊपर एसए आ गया है और एसए के अंदर आप समझते हैं कि एक आर्गूमेंट आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बना लें, इस तरीके का आपने आउटलाइन बनाई है, तो वहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर आप डिटेल डाल के, एग्जाम्पल डाल के एक पूरा आर्गूमेंट बना सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली बात करता है बल्क प्रोडक्शन का, कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो उसकी एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी है। कोई भी चीज़ वो प्रोड्यूस करता है, उसकी इंडस्ट्री के अंदर बनती है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है। अब आप देखें सपोज़ पाकिस्तान के अंदर जनाब ये इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग है, ये लाइट प्लग हैं, ये बटन्स हैं, ये लोकल हमारी पाकिस्तान के अंदर बनते नहीं हैं, और बनते हैं तो वो लो क्वालिटी के होते हैं, उसके मुकाबले में नहीं होते जो चाइना से हमें मिल जाते हैं इससे भी कम प्राइस के अंदर, जो कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब चाइना वाली सस्ती क्यों होती है और पाकिस्तान वाली महंगी क्यों होती है? उसकी वजह क्या है? चाइना के अंदर जब बनता है तो सपोज़ बनते हैं 1 करोड़ पीस एक लाइट प्लग के। पाकिस्तान के अंदर वही अगर बनेंगे तो यहाँ पर बनेंगे 1 लाख पीस। अब 1 करोड़ पीस की जब हमने प्रोडक्शन की तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो कम होती गई, क्योंकि हमने पीस ज़्यादा बनाए। जबकि दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के अंदर हमने बनाई तो वो 1 लाख पीस बनाए, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा पड़ गई। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब पाकिस्तान के अंदर बनी तो सपोज़ वो लाइट प्लग 100 रुपये का बना फैक्ट्री के अंदर, और मार्केट के अंदर वो 130 का सेल हो रहा है या 150 का सेल हो रहा है। अब दूसरी तरफ चाइना में जब वो 1 करोड़ पीस बने तो वो जो पाकिस्तान में 100 रुपये का बना था वही चीज़ चाइना में 40 रुपये में बनी। तो अब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके ऊपर कम पड़ गई। अब चाइना से पाकिस्तान के अंदर जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करने के बाद भी 80 रुपये का मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो बना है वो 150 या 130 का मिल रहा है। तो जब क्वालिटी भी सेम होगी या अच्छी होगी और प्राइस भी लो होगी तो फिर लोकल को कौन खरीदेगा? उसने तो चाइना वाला ही खरीदना है। तो बेसिकली जो एडम स्मिथ है वो कहता है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को फॉलो करना चाहिए, कंट्रीज़ को चाहिए, जो ममालिक हैं कि वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को फॉलो करें, बल्क प्रोडक्शन करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करें और चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो दो चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी एंड प्राइसिंग। जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मैंने आपको समझाया कि प्राइस उसकी लो हो गई, ठीक है ना। हर चीज़, हर एक पीस के ऊपर वो चीज़ें प्राइस जो है डिवाइड होती गई, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन की तो प्राइस कम हो गई। और फिर क्या हुआ कि क्वालिटी भी बेहतर होगी, क्वालिटी भी बेहतर होगी और प्राइस भी कम होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा एडम स्मिथ के मुताबिक?
उसने कहा कि जब आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो प्रोडक्शन हाई होगी, जब प्रोडक्शन हाई होगी तो कॉस्ट लो पड़ेगी, जब लो कॉस्ट होगी तो लोकल मार्केट के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी जो परचेजिंग पावर होगी लोगों की वो बढ़ जाएगी। सपोज एक चीज़ 130 की मिल रही है, दूसरी 80 रुपये की मिल रही है, तो 130 की तो खरीदने की ताकत नहीं थी लोगों की, लेकिन 80 रुपये वाली वो खरीद लेंगे। तो अब क्या हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ना शुरू हो गई। जब परचेजिंग पावर बढ़ी, हर किसी ने वही फिटिंग लगाना शुरू कर दी घर में, तो डिमांड बढ़ गई चीज़ों की। जब डिमांड बढ़ेगी तो दोबारा से क्या होगा, प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगी। दोबारा क्या होगा, लो कॉस्ट में वो बढ़ेंगे। पहले 80 रुपये में बने थे, अब कुछ इंडस्ट्री ने भी एडवांसमेंट कर लिया, वो 70 रुपये में प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं। तो बेसिकली ये साइकिल पूरा चलता जाएगा। उसने कहा जब आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लोकल मार्केट के अंदर भी महंगाई नहीं होगी, सस्ती चीज़ें मिलेंगी और फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, आपके पास फॉरेन इकोनॉमी पड़ी होगी, सॉरी करेंसी पड़ी होगी, तो आपके पास जो है वो मुल्क के अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी। अब उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, ये पूरा साइकिल चलता रहेगा और मुल्क की इकोनॉमी जो है वो एक सही रास्ते पे चलेगी। फिर उसने कहा कि अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने तो किसी लेवल पर भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं की, लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर 80 रुपये वाली चीज़ वो एक बंदा 100 रुपये की बेचना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, फिर इसको रेगुलेट हम कैसे करेंगे, तो फिर तो महंगाई हो जाएगी। उसने कहा कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट को फिर भी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा 80 रुपये वाली 100 की बेचेगा, दूसरा 80 की बेचेगा, तो लोगों का जो ग्रीड है बेसिकली वो मार्केट को रेगुलेट करेगा। एक 80 रुपये की वही चीज़ बेच रहा है, दूसरा 100 रुपये की वही चीज़ बेच रहा है, तो लोग 80 वाले से खरीदेंगे, 100 वाले से नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा, वो 100 वाला भी करते करते 80 पे आ जाएगा। जब दोनों 80 पे आ जाएंगे तो उनके दरमियान कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन जब बढ़ेगा तो मजीद जो है वो 80 रुपये वाली 78 की हो जाएगी, 78 की हो जाएगी, 78 वाली 75 पे आ जाएगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल हो रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से चीज़ें सस्ती होती जा रही हैं। तो अब उसने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है ये फॉलो होगा मार्केट के अंदर, लोगों का लस्ट, लोगों का ग्रीड जो है वो मार्केट को रेगुलेट करेगा। जो हुकूमत है उसको उस मार्केट को रेगुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मार्केट हुकूमत का काम क्या है कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करे। अब उसने कहा ना कंपटीशन इंक्रीज़ कर देगा प्रॉफिट को। अब आप देखें ना कि जब कंपटीशन बढ़ा ना तो चीज़ें सस्ती मार्केट के अंदर बिकी, जब बिकी तो डिमांड बढ़ी, डिमांड जब ज़्यादा हुई तो उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर थोड़ी थी, लेकिन क्योंकि जब पीसेस ज़्यादा बिकना शुरू हो गए, चीज़ें आपने ज़्यादा बेची, तो थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा बेच दी, तो आपका प्रॉफिट ओवरऑल फिर बढ़ जाएगा। उसने कहा मार्केट विल रेगुलेट इटसेल्फ और पीपल्स ग्रीड विल रेगुलेट द मार्केट। स्टेट शुड प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टेट का एक ही काम है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों को प्रोवाइड करे, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, जो भी है, और फिर उसके ऊपर टैक्सेशन करे, टैक्स लगाए और उनसे पैसे ले और वो पैसा फिर वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे लगाए और अपने जो मामलात हैं उनको चलाए। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है एडम स्मिथ का, जो वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर दिया उसने, और पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती जा रही है। अब आप देखें पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट में कंट्रीज़ कैसे चल रहे हैं, टैक्स के पैसे पे चल रहे हैं। उधर तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है, 40%, 50%, 60% है। यहाँ पर तो 8 से 10% है, जिसको 10 साल हो गए हैं कोशिश करने के बावजूद जो है वो कह रहे हैं कि 18 से 20% पे ये जानी चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे। अब आप देखें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में यही काम हुआ कि स्टेट बैंक के बारे में एक तरमीम की गई कि स्टेट बैंक के अफेयर्स के अंदर जो गवर्नमेंट है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे इसहाक डार के बारे में कहा जाता था कि इसहाक डार जो हैं वो स्टेट बैंक के अफेयर्स में इंटरवेन करते हैं, वहाँ के जो लोकल हमारे फॉरेन रिजर्व्स पड़े होते हैं उनको उठा के मार्केट के अंदर फ्लोट करते हैं रुपए की आर्टिफिशियल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। और फिर होता ही है कि जब उसकी हुकूमत जाती है तो फिर आने वाली हुकूमत उसके पास तो फॉरेन रिजर्व्स होते नहीं, और फिर वो मजबूर हो जाते हैं दोबारा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सारों के पास जाते हैं, और फिर मुल्क हर दफ़ा पीछे से पीछे ही जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जिसके अंदर वो कहता है कि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो इस तरीके से मार्केट के अंदर इंटरवीन करे, मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट करेगी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अब ये था कि इसका कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ का। दूसरी तरफ आ जाएगा डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो क्या कहता है? डेविड रिकार्डो कहता है कि कंट्रीज़ को चाहिए कि वो कंपैरेटिव एडवांटेज उठाएं।
सपोज़ एक कंट्री एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस है, दूसरा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस है, तीसरा डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो जंगी जहाज़ बहुत अच्छे बनाता है, टैंक्स बहुत अच्छे बनाता है और ये चीज़ें। उसने कहा है कि जो एग्रीकल्चर कर रहा है ना, वो इतना अच्छा एग्रीकल्चर करे कि उसके मुकाबले में पूरी दुनिया में कोई और इतना अच्छा एग्रीकल्चर ना कर पाए। अगर कोई करना चाहे भी तो ना कर पाए, और उसको यही कंपैरेटिव एडवांटेज जो है उसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और वो जो बाहर से वो चीज़ें इंपोर्ट करता है उसके मुकाबले में उसकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा होंगी कि उसका जो इकोनॉमी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं वो बैलेंस होंगी और ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा। दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी की कर रहा है, मतलब कंप्यूटर बना रहा है, वो चिप्स बना रहा है, वो दुनिया जहान के काम कर रहा है, एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसको टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी करनी चाहिए कि उसके मुकाबले में पूरी दुनिया में कोई और टेक्नोलॉजी के ऊपर एडवांसमेंट ना कर सके, और अगर कोई करना चाहे भी तो ना कर सके। तो ये बेसिकली वो कह रहा है कि कोई भी कंट्री है वो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज उठाना चाहिए कि जो काम वो कर रहा है उसको वो इतना अच्छे तरीके से करना चाहिए कि कोई दूसरा उसका मुकाबला ना कर सके। तो उससे क्या होगा, वो अब बना तो एक ही चीज़ रहा है, ना वो गंदम उगा रहा है, ना वो कोई और चीज़ उगा रहा है, ना वो गाड़ियाँ बना रहा है, लेकिन अगर वो असला ही बेच रहा है तो वो इतना ज़्यादा अच्छा असला बनाए कि पूरी दुनिया को जब भी असले की ज़रूरत पड़े तो वो उसी से कॉन्टैक्ट करे, किसी और से वो कॉन्टैक्ट ना करे। तो उससे क्या होगा, वो असला इतना ज़्यादा बेचेगा कि बाकी सारी चीज़ें जो वो इम्पोर्ट करता है उन पैसों से वो अपनी एक्सपोर्ट्स के बराबर कर लेगा, और उसका ट्रेड डेफिसिट जनरेट नहीं होगा, और मुल्क जो है वो उसकी इकोनॉमी अच्छी रन होती रहेगी। तो ये बेसिकली उसका इसने क्या कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था, क्वालिटी एंड प्राइसिंग। प्राइसिंग कैसे लो हुई थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और फिर क्वालिटी भी बेहतर हो गई थी और प्राइस भी लो हो गई थी। ये कहता है क्वालिटी एंड स्पेशलाइजेशन। जब एक बंदा एक फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कि दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर उसकी क्वालिटी तो बेहतर होगी ही होगी, साथ ही साथ वो स्पेशलाइज्ड होगा उस फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा कि फिर कोई भी उसकी स्पेशलाइजेशन के मुकाबले में नहीं आ पाएगा। अब ये डेविड रिकार्डो का कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कंपैरेटिव एडवांटेज उठाए कोई भी मुल्क। एक फॉर एग्जांपल एक मुल्क अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज़ की, और दूसरा देखता है कि वो इसकी एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, मुझे भी ये काम करना चाहिए, तो वो कहता है कि अगर वो अपना जो काम कर रहा है उसको छोड़ के उसके पीछे भागना शुरू कर देगा और कंपटीशन करेगा, तो वो तो क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ कर रहा है और उसके अंदर वो एक्सपर्ट है, तो कंट्री ए तो एक्सपर्ट था, तो कंट्री बी अगर चाहता है कि वो भी वो करे क्योंकि उसका कंपटीशन बनाना चाहता है उसकी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है कंट्री ए उसके अंदर। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहा है। अब डेविड रिकार्डो क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल ये है कि डू व्हाट यू कैन डू बेस्ट। आप वो करो जो आप अच्छा कर सकते हो, डोंट गो फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए ना जाओ, दूसरे को ये ना देख के जाओ कि वो ये चीज़ करता है तो उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसके अंदर। दुनिया में जब भी किसी चीज़ किसी मुल्क को वो चीज़ चाहिए होती है जो वो बना रहा है, तो वो उसी से कॉन्टैक्ट करता है, वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है डेविड रिकार्डो का। तो अब वही चीज़ है, वो कहता है जब आप कंपैरेटिव एडवांटेज उठाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी उस चीज़ की, तो फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, आप उन फॉरेन रिजर्व्स को यूज़ करके अपनी इंपोर्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, और आपका ट्रेड डेफिसिट जनरेट नहीं होगा बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स बैलेंस रहेंगी, और इकोनॉमी जो है वो स्मूथ वे में चलती रहेगी। दूसरी तरफ उसने बात की थी एडम स्मिथ ने कि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो फिर जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं आप उस एक्सपोर्ट के पैसे से खरीद लें, तो आपकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो जनरेट नहीं होगा, मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, फॉरेन रिजर्व्स होंगे, और इस तरीके से लेसिस फेयर इकोनॉमी चलती रहेगी। ये बेसिकली कंसेप्ट है लेसिस फेयर इकोनॉमी, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसके अंदर आपने कहीं पर भी स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं देखी कि स्टेट या गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है मार्केट के अंदर। तो ये कंसेप्ट था लेसिस फेयर इकोनॉमी का। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझा सकूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसको डिटेल में करेंगे। अभी तक इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं चीज़ों को बेहतर कर सकूँ। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।